हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको साइंस का फैक्ट बताने जा रहे हैं। जो मेरा टॉपिक है, समतल दर्पण से इमेज कैसे बनते हैं और किस प्रकार से बन सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप किसी शीशमहल में घुसते हैं तो आप देखते हैं कि ढेर सारे प्रतिबिंब आपको नजर आते हैं। या आप जब दाढ़ी बनवाते हैं नाई की दुकान पर तो आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे दर्पण है, यहाँ आप ऐसे बैठे रहते हैं इस तरह से। ऐसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप देखते हैं यहाँ ऐसे दीवार है, यहाँ भी ऐसे एक दर्पण लगा होता है इस तरह से। तो आप देखते हैं यहाँ आपके ढेर सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं इसके पीछे। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ आपको ढेर सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। कहीं किसी किसी नाई की दुकान पे 10 ठू, कहीं 4 ठू, कहीं 5 ठू इस पीछे वाले में, और आप ये सामने वाले में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्यों होता है, ये इमेज क्यों बनता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो पीछे का दर्पण है, ये दर्पण कहाँ लगा है? पीछे। और ये दर्पण कहाँ लगा है? आपके सामने। आप देखते इधर हैं, आप इधर देखते हैं, ठीक है ना। और आपका प्रतिबिंब, ये आपका इधर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। आपका इधर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब कितना बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह से बनता है, इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें आप देखते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस दर्पण को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इनके बीच कोण बन रहा है। इस कोण को यदि हम थीटा मान लें तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रतिबिंब इसी कोण पे निर्भर करता है। ये कोण कैसा होता है, किस तरह से बनेगा, इसको हम इसके बारे में विचार करेंगे। और इमेज कैसे बनता है, किस प्रकार का बनता है, यही मेरा टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, मेरा जो है रूल नंबर फर्स्ट है, यदि यदि 360 अंश बटे थीटा मान का मान विषम है, का मान विषम है तथा वस्तु दर्पण के बीच बने कोण के मध्य है, के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, तो कुल प्रतिबिंब 360 अंश बटे थीटा -1 होगा। 360 अंश माइनस थीटा माइनस 360 अंश बटे थीटा -1 होगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम, आप समझ जाएंगे आसानी से। कोई वस्तु दो समतल दर्पण के मध्य बने के बीच बने कोण के मध्य स्थित है तथा उन दर्पणों के बीच का कोण 120 अंश है, 120 अंश है। तो वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए ये आपका दर्पण है, एक समतल दर्पण ये हो गया, एक समतल दर्पण ये है इस तरह से। इसके मध्य बीच जो कोण बना वो कितना है? 120 अंश है। कोई वस्तु है जो इन कोणों के बीच के मध्य, यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, इधर भी 60 ही है और इधर भी 60 ही है, मतलब ये भी θ/2 है और ये भी θ/2 है। ये टोटल कितना है? थीटा है। तो अब देखिए,
तो अब हम यहाँ निकालेंगे, इसलिए n बराबर 360 अंश बटे थीटा। ठीक, तो n बराबर 360, पहले हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 360 अंश थीटा का मान, डियर स्टूडेंट्स, बीच के बने कोण 120 है, तो 120, 0 12 3 36, तो ये 3 क्या है, विषम है। 3 क्या है, विषम है, तो यहाँ हम -1 कर देंगे। यदि विषम है, ये 360 अंश बटे थीटा का मान विषम है, तो 360 में 120 का भाग दिए तो 3 आया, जो कि विषम है, तो इसलिए यहाँ -1 कर देंगे। ठीक, तो ये बनेगा 3 - 1 बराबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, सिर्फ 2 प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 2 प्रतिबिंब बनेगा। एक प्रतिबिंब हमारा इस साइड फॉर्मेशन होगा और एक इस साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कुल 2 प्रतिबिंब बनेगा। अब ये स्टूडेंट्स दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, यदि 360 अंश, दूसरा मान लीजिए इस तरह से दिया है कि ये थोड़ा उससे हटके है। मान लीजिए दिया है कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई भी वस्तु दो समतल दर्पण के बीच बने कोण के बीच बने कोण के मध्य में ना होकर, के मध्य में ना होकर कुछ हटकर, कुछ हटाकर कोई वस्तु, किसी वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच बने कोण के मध्य में ना रखकर कुछ हटाकर रखा गया है, तो वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हटा कर रखा गया है, के बीच बने कोण के मध्य में न रखकर कुछ हटा कर रखा गया है। जैसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है, इसके बीच का कोण 100 अंश है और किसी वस्तु को यहां रखा गया है। ये आपका क्या है, वस्तु। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका आधा तो ये होगा ना, तो वस्तु यहाँ नहीं है, वस्तु यहाँ है, तब वो फार्मूला नहीं लगेगा जो आप पहले लगाए। अगर आप यहाँ पर 360 अंश बटे 60 कर देंगे, 360 अंश बटे थीटा -1 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ भी इसको हम 120 है मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 120। तो अब यदि हम यही फार्मूला लगा दें तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य में नहीं है। अगर वस्तु यहाँ होती तो वो फार्मूला लगता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो n बराबर हो गया 360 अंश बटे थीटा की जगह पे हो जाएगा 120 अंश। ठीक, तो ये 0 से 0 कट गया, 12 3 36। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुल 3 प्रतिबिंब मिलेगा। कितना प्रतिबिंब मिलेगा, कुल 3 प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका कंडीशन तब के लिए है जब वस्तु बीचों बीच नहीं है। ठीक है ना, जब वस्तु बीच में होगी तब ये फार्मूला लगेगा। कब, जब 360 अंश बटे थीटा विषम है, ठीक है ना, बीच में नहीं है, वस्तु बीच में नहीं है, ठीक है, तब ये फार्मूला लगाएंगे। और जब 360 अंश बटे थीटा क्या है, विषम है
और वस्तु वस्तु कोण के बीच में है, कोण के बीच में है, तब कौन फार्मूला लगाएंगे? 360 अंश बटे थीटा माइनस 1। तब डियर स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला लगाएंगे। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, अब ये तो हो गया विषम के लिए। अगर 360 अंश बटे थीटा का मान विषम है और वस्तु बीचों बीच रखी गई है तो 360 अंश बटे थीटा माइनस 1 का यूज करेंगे। अगर 360 अंश बटे थीटा विषम है और वस्तु बीचों बीच नहीं है तब 360 अंश बटे थीटा का ही यूज करेंगे। लेकिन अब यदि मान लीजिए दे दिया है कि ये कोई वस्तु है, ये दर्पण है इस तरह से, ठीक है, और ये मान लेते हैं इसके बीच का जो कोण है, इसके बीच का जो कोण है डियर स्टूडेंट्स, ये समतल दर्पण है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे n बराबर 360 अंश बटे 90, तो ये कट गया 9 चौक 36, तो n बराबर कितना आया? 4 आया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा क्या है? ये सम आ गया। ये क्या आ गया? सम। इसके पहले आपने देखा 360 में जब आपने 120 से भाग दिया तो 3 क्या था? विषम था। क्या था? विषम था। तो आपने 3 में से 1 घटा के 2 पा लिया, ठीक है, जब बीचों बीच में था। और जब 360 अंश बटे 120 का भाग आप दिए 3 आया जब वस्तु बीचों बीच नहीं था। लेकिन अब यहाँ तो जब 360 में हम 90 का भाग दे रहे हैं तो ये क्या है? सम है। ये क्या है? सम है। तो डियर स्टूडेंट्स जब 360 अंश बटे थीटा का मान सम हो तो 360, तो हम किसका यूज करेंगे? तब n बराबर होगा 360 अंश बटे थीटा माइनस 1 का यूज करेंगे। इसको रिमेंबर इट, इसे आप याद रखिएगा। बात समझ में आई? अगर 360 अंश बटे थीटा, अगर 360 अंश बटे थीटा का मान सम है, का मान सम है, तो कुल प्रतिबिंब n बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे थीटा माइनस 1। तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ आपका -1 हो जाएगा और यहाँ भी आप -1 लगा देंगे तो n बराबर मिलेगा 3। तो 3 प्रतिबिंब डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। यदि वस्तु मान लीजिए यहाँ है, ठीक है ना, तो एक इधर फॉर्मेट करेगा, एक इधर फॉर्मेट करेगा और ये इधर, तो एक इमेज यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये परस्पर लंबवत है, ठीक है ना। तो 3 प्रतिबिंब आपको मिलेंगे और फार्मूले से भी देखिए आपको 3 ही मिला। तो जब यदि 360 अंश बटे थीटा, इतना आप याद रखिए 360 अंश बटे थीटा का मान विषम है और वस्तु को दर्पण के बीच बनने वाले कोण के बीचों बीच में रखा गया है, तब फार्मूला आपका क्या लगेगा? 360 अंश बटे थीटा माइनस 1। और यदि 360 अंश बटे थीटा का मान विषम है, 360 अंश बटे थीटा का मान विषम है और वस्तु को बीचों बीच में दर्पण के बीच बने कोण के बीचों बीच में नहीं रखा गया है, तब हम 360 अंश बटे थीटा का ही प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से, यदि 360 अंश बटे थीटा का मान विषम है तथा वस्तु दर्पण के बीच बनने वाले कोण के ठीक मध्य में रखा गया है, तब कुल प्रतिबिंब 360 अंश बटे थीटा माइनस 1 होगा। और यदि 360 अंश बटे थीटा का मान विषम है और वस्तु को दर्पणों के बीच बनने वाले कोण के मध्य में नहीं रखा गया है तो 360 अंश बटे थीटा का प्रयोग करेंगे। और यदि 360 अंश बटे थीटा का मान सम है तो कुल प्रतिबिंब कितना होगा? 360 अंश बटे थीटा माइनस 1 होगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बस 1-2 टॉपिक और है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, बस उसके बाद खत्म हुआ।
देखिए टॉपिक ये है, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है इस तरह से, यहाँ पर कोई वस्तु है, यदि यह वस्तु v वेग से इधर जाए, इधर जा रही है, तो आपका प्रतिबिंब इतना, यदि मान लीजिए यह वस्तु यहाँ से 10 मीटर दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 मीटर दूरी पर ही होगा। ये पहला हो गया, बात समझ में आई। यदि दर्पण के सामने ये 10 मीटर दूरी पे है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 मीटर दूरी पर ही बनेगा। अब यदि वस्तु v वेग से इधर जा रही है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब v वेग से किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। तो वस्तु का जो इमेज है वह भी क्या होगा, यदि यह v वेग से इधर जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रतिबिंब जो आपका है ये भी आपका क्या होगा, ये यदि मान लेते हैं, सपोज करिए, चलिए पहले इसको आप क्लियर करिए कि यदि वस्तु यहां से दर्पण से 10 मीटर, दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पे है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के पीछे 10 मीटर दूरी पर ही बनेगा। क्लियर। दूसरा मेरा ये है, यदि समतल दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर ये भी होगा। बात समझ में आई। अब यदि कोई वस्तु इधर आ रही है v वेग से, v वेग से, तो ये इमेज भी इधर आएगा, कितने से, 2v वेग से, कितने वेग से, 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब है, यदि यह वस्तु यहां से जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर के वेग से दर्पण की ओर जा रही है, तो यह इमेज 1 सेकंड में 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपकी ओर, इधर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आई, समझ में आई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अगर कोई वस्तु, अगर किसी वस्तु की ऊंचाई, अगर किसी वस्तु की ऊंचाई h मीटर है और इसका पूरा प्रतिबिंब आप देखना चाहते हैं, तो आपको लगभग, मतलब कम से कम कितना ऊंचा दर्पण रखना होगा, तो दर्पण की ऊंचाई होगी h/2 मीटर। कहने का मतलब है, कोई आदमी 6 फुट का है, कोई आदमी है जो 6 फुट का है और वह अपने पूरे शरीर के प्रतिबिंब को देखना चाहता है, तो उसे कितना लंबा, उसे कितना ऊंचा दर्पण रखना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कम से कम कितना ऊंचा दर्पण रखना होगा कि 6 फुट के आदमी का पूरा शरीर उस दर्पण में दिखाई दे। तो डियर स्टूडेंट से हो जाएगा 3 फुट। कितने फुट का, 3 फुट का दर्पण अगर सामने वह रख देगा, तो उस व्यक्ति के 6 फुट के व्यक्ति के पूरे शरीर का प्रतिबिंब 3 फुट के दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम, आप लोग जो मुझे अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बस आप लोग ऐसे मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।